नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर एनसीईआरटी की एक और वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम बातचीत करेंगे अंतरराष्ट्रीय संगठनों की। दोस्तों अभी हम एक एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति। उस एनसीईआरटी का दोस्तों अभी तक हम 6 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। 6वां चैप्टर का ये लास्ट वीडियो आपके लिए लेकर मैं हाजिर हूं। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय संगठन जो हैं यूनाइटेड नेशन के, उनकी हम बातचीत कर रहे थे। अभी तक एक इससे जस्ट पहले एक वीडियो आया होगा, आपने देखा होगा। उस वीडियो के अंदर तकरीबन 13वां वीडियो था एनसीईआरटी का। 13वें वीडियो में दोस्तों हमने महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठनों को कवर किया था। उसी वीडियो का कुछ अंश छूट रहा था दोस्तों, और कुछ अंश जो छूट रहे थे यूएनडीपी और यूनेप जैसी संस्थाएं थी जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्व की संस्थाएं हैं। उन सबको हम डिस्कस करने से कैसे चूक सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इसी चीज पर रिलेटेड है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कुछ महत्वपूर्ण संगठन थे जो कुछ एक वीडियो में डिस्कस किया जा चुका था, उसका ये दूसरा पार्ट है जो कि कुछ छूट रहा था, उसको आपके लिए लेकर मैं हाजिर हूं। तो दोस्तों आई होप आपको चैनल पसंद आ रहा होगा और वीडियोस इस पे जो अपलोड हो रहे हैं वह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वे भी आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे। और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मेरे वीडियोस आपके एग्जाम के लिए इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हों कि किसी न किसी एग्जाम में मेरे वीडियोस से क्वेश्चन फंसे ही फंसे, आए ही आए और आपका कल्याण हो। मेरा तो अंतिम उद्देश्य यही है। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग और टाइम शुरू करते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठनों के एक और वीडियो के साथ। तो आइए शुभारंभ करते हैं। दोस्तों पिछली वीडियो के अंदर हम अंकटाड तक डिस्कस कर चुके हैं और अंकटाड द्वारा जारी की जाने वाली जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों अब यूनाइटेड नेशन की संस्थाओं में बारी है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की, जिसको हम यूनेप बोल देते हैं, यूएनईपी। दोस्तों आइए देख लेते हैं कि यूनेप जो है वो हमारे लिए खास क्यों है और यूनेप के बारे में थोड़ी सी जानकारी अर्जित करते हैं। दोस्तों 5 जून आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण जो दिवस मनाया जाता है वह जब यूनेप की ही एक पहल है। ये आपको याद रखनी है कि जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, वो यूनेप की एक पहल है। दोस्तों 5 जून को ही 1972 को यूनेप की स्थापना जो है वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण के रूप में हुई थी। दोस्तों यूनेप का जो प्राथमिक कार्य है वह वैश्विक पर्यावरण एजेंडे को निर्धारित करना है। दोस्तों यूनेप संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सतत विकास को बढ़ावा देने और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए एक आधिकारिक जो है अधिवक्ता के तौर पे काम करता है। तो आपको यूनेप के बारे में इतनी जानकारी याद रखनी है। आइए यूनेप में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यूनेप का मुख्यालय नैरोबी में है। नैरोबी दोस्तों अफ्रीका का एक देश है, केन्या वहां पड़ता है। तो यूनेप का मुख्यालय, यूएनईपी का मुख्यालय जो है दोस्तों नैरोबी में है। यूनेप द्वारा कुछ रिपोर्टें प्रकाशित की जाती हैं दोस्तों, इसको देख लेना है, बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट होती है। उत्सर्जन गैप रिपोर्ट दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट होती है जो यूनेप द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो आपको याद रखना है कि उत्सर्जन गैप रिपोर्ट जो है वो यूनेप द्वारा प्रकाशित की जाती है। दोस्तों वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट भी यूनेप द्वारा प्रकाशित की जाती है। इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लेनेट रिपोर्ट भी यूनेप द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो इन तीनों रिपोर्टों को आप याद रखना कि उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लेनेट रिपोर्ट, ये सब रिपोर्टें दोस्तों किसके द्वारा प्रकाशित की जाती हैं? यूएनईपी यानी कि यूनेप द्वारा जो है ये सारी रिपोर्टें प्रकाशित की जाती हैं। दोस्तों यूनेप के कुछ प्रमुख अभियान हैं: बीट पॉल्यूशन, UN75, विश्व पर्यावरण दिवस और वाइल्ड फॉर लाइफ। ये सब दोस्तों किसकी पहल है? यूनेप की। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जो विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है वह किसकी पहल है? यूनेप की। आपको ये याद रखना है कि ये कई एग्जाम्स के अंदर पूछा भी जा चुका है कि जो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है वह किसकी पहल है। तो आपको याद रखना है कि एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूनेप बोलते हैं,
उसी की ये पहल है आपका विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि 5 जून को मनाया जाता है। दोस्तों अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण संस्था जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी की। दोस्तों यूएनडीपी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखना। दोस्तों यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है। यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आपको याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन का भी मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में है, और न्यूयॉर्क में ही जो है यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी मुख्यालय है। दोस्तों यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम गरीबी उन्मूलन, असमानता को कम करने के लिए लगभग 70 देशों में कामकाज करता है। तो यूएनडीपी जो है दोस्तों गरीबी उन्मूलन, असमानता, इन सब चीजों को कम करने के लिए कहाँ काम करता है? लगभग 70 देशों में। दोस्तों यूएनडीपी इसके अलावा देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियों, नेतृत्व कौशल, साझेदारी क्षमताओं तथा संस्थागत क्षमताओं को विकसित करने और लालचीपन बनाने में मदद, लालचीपन मैंने देखिए बोल दिया। ये क्या करता है? विकास को बढ़ावा देता है देशों के, उनके लिए जो विकास को बढ़ावा देने के लिए जो नीतियां होती हैं, नेतृत्व कौशल होता है, साझेदारी क्षमताओं होता है तथा संस्थागत क्षमताओं को विकसित करने और लचीलापन बनाने के लिए, उनको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए कामकाज करता है। दोस्तों यूएनडीपी द्वारा एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है जिस रिपोर्ट का नाम है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और याद रखना है कि यूएनडीपी द्वारा ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है जारी की जाती है। दोस्तों मानव विकास सूचकांक जो कि यूएनडीपी द्वारा जो जारी किया जाता है, उसकी अवधारणा का जो विकास है दोस्तों, एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे महबूब उल हक, उनके द्वारा जो है इस अवधारणा का विकास किया गया था। जो मानव विकास सूचकांक का अवधारणा है उसका विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा किया गया था। दोस्तों देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कैसे कैसे लोग पैदा होते हैं। हालांकि अब तो पाकिस्तान की हालत ये है कि वहाँ टेररिस्ट ज़्यादा पैदा होते हैं, विद्वान तो पैदा होना ही जैसे बंद हो गए हैं। एक पैदा हुआ था लड़का इमरान खान, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है वो उसको भी गद्दी से उतार के अब शहबाज शरीफ जो है बैठे हैं। अब देखिए पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कहाँ तक वो कर लेते हैं। अभी तक तो बेड़ा गर्क बेचारे का हो ही रहा है। बड़ा ही दुर्भाग्यशाली देश है पाकिस्तान पूरी दुनिया में। इस समय इकोनॉमी भी बेकार चल रही है, नेता तो बेचारे बेकार हैं ही। वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री को सोचिए गोली मार दी जाती है। लानत है ऐसे देश पर कि जिस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को अभी बेचारे को जुम्मा 1 महीना नहीं हुए थे गद्दी से हटे, तख्ता पलट हुए, उस बेचारे को एक रैली के अंदर गोली मार दी गई। बड़े ही शर्म की बात है किसी देश के लिए। एक जिम्मेदार देश में तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हालांकि हम बात कर रहे थे मानव विकास सूचकांक की। तो दोस्तों पहला जो मानव विकास सूचकांक है वह 1990 में जारी किया गया था। तो पहला मानव विकास सूचकांक कब जारी किया गया? 1990 में। दोस्तों इसको प्रतिवर्ष जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। ये मैंने पहले ही आपसे बातचीत में बता दिया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों अगर बात करें कि जो मानव विकास सूचकांक है वह किन किन संकेतकों के आधार पर उनमें गणना होती है, तो वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको कई एग्जाम में अभी तक मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आइए देख लेते हैं कि जो मानव विकास सूचकांक है उनमें किन 3 संकेतकों की गणना करने के बाद उसको जारी किया जाता है। दोस्तों मानव विकास सूचकांक के अंदर प्रमुख तौर पे 3 संकेतक ध्यान में रखे जाते हैं। पहला है जीवन प्रत्याशा और दूसरा है स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और शिक्षा के औसत वर्ष तथा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय जो आय होती है उसको ध्यान में रखा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मानव विकास सूचकांक में जीवन प्रत्याशा
तथा स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और शिक्षा के औसत वर्ष, तथा तीसरा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय होती है जो, उसको ध्यान में रख के मानव विकास सूचकांक को निकाला जाता है। तो मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में 3 प्रमुख संकेतक आपको याद रखने हैं कि जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के वर्ष और शिक्षा के औसत वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय को इसके अंदर जोड़ा जाता है। दोस्तों आई होप आपको मानव विकास सूचकांक और यूएनडीपी अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब बढ़ते हैं अगली संस्था की ओर। दोस्तों यूनाइटेड नेशन की एजेंसियों में अगली प्रमुख संस्था जो है वह है संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी उच्चायुक्त, जो कि यूनाइटेड नेशन के हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी हैं, यूएनएचसीआर। उसकी चर्चा आइए कर लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। तो आइए देखते हैं यूनाइटेड नेशन के हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी को। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त जो है वह एक संयुक्त राष्ट्र का शरणार्थी एजेंसी और एक वैश्विक संगठन है। दोस्तों यह शरणार्थियों के जीवन बचाने, उनके अधिकारों की रक्षा करने और उनके लिए एक बेहतर भविष्य के निर्माण करने के प्रति समर्पित है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी की जो स्थापना हुई थी वह 1950 में हुई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों द फेमस स्विट्जरलैंड का एक शहर जो जिनेवा है वहां पे हुआ था। तो जिनेवा कहाँ का शहर है दोस्तों? स्विट्जरलैंड का शहर। और स्विट्जरलैंड कहाँ है? यूरोप में। ये चीज आपको याद रखना है कि जो यूनाइटेड नेशन का शरणार्थी उच्चायुक्त है वो शरणार्थियों के जीवन बचाने, उनके अधिकारों की रक्षा करने और उनके लिए एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए समर्पित है। इसका जो स्थापना है वो 1950 में हुई थी और मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। दोस्तों अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की, यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड की, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूनिसेफ बोल देते हैं। दोस्तों आइए देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है क्या। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र के बाल कोष का निर्माण किया गया था। कब? 11 दिसंबर 1946 को। दोस्तों इससे पूर्व में संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष कहा जाता था। यूनिसेफ को पहले क्या कहा जाता था? यूनाइटेड नेशन का इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड कहा जाता था। दोस्तों यूनिसेफ बनाने के पीछे जो प्रमुख उद्देश्य था वह क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हुए जो देश थे उनमें बच्चों और माताओं को आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। तो आपको याद रखना कि यूनिसेफ की जो पूर्ववर्ती संस्था थी जिसे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष कहा जाता था, जो कि 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था, उसे इसलिए बनाया गया था कि जो 1939 से 1945 तक चलने वाला द्वितीय विश्व युद्ध था उसके अंदर जो देश शामिल थे उन देशों में जो बच्चे थे और जो माताएं थी जो उस स्थिति से जो है बर्बाद हुए थे, जो उस स्थिति से जिनका जीवन जो है अस्थिर हो गया था, उनको भोजन उपलब्ध कराने इमरजेंसी में और उनको इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए यूनिसेफ का निर्माण किया गया था। दोस्तों 1950 में यूनिसेफ के दायरे को विकासशील देशों में बच्चों और महिलाओं की दीर्घकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए विस्तारित कर दिया गया। तो जो 1950 में यूनिसेफ का काम था वह थोड़ा विस्तारित किया गया और अब यूनिसेफ के अंदर विकासशील देशों में बच्चों और महिलाओं की दीर्घकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए काम भी किया जाता है। दोस्तों 1953 में संयुक्त राष्ट्र का एक स्थायी हिस्सा बन गया यूनिसेफ और इस संगठन के नाम से अंतरराष्ट्रीय एवं आपातकालीन शब्दों को हटा करके जो है अब क्या कर दिया गया दोस्तों? यूनिसेफ। और दोस्तों यूनिसेफ को अब हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। और किंतु संक्षिप्त नाम जो है मैं आपको पहले ही यूनिसेफ बताया हूं
कि शॉर्ट फॉर्म संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का क्या बनता है? यूनिसेफ। दोस्तों आई होप आपको यूनिसेफ अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम की, जिसका नाम है दोस्तों विश्व खाद्य कार्यक्रम। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसको आप ध्यान से देखना। दोस्तों विश्व खाद्य कार्यक्रम जो है वह लोगों के जीवन को बचाने, संशोधित खाद्य सहायता प्रदान करने के लिए और यह पोषण स्तर में सुधार करने और दायित्व लाने वाले संस्थानों के साथ मिलकर कामकाज करता है। तो आपको याद रखना कि विश्व खाद्य कार्यक्रम लोगों के जीवन को बचाने और संशोधित खाद्य सहायता प्रदान करता है और पोषण स्तर में सुधार करने और दायित्व लाने वाले संस्थाओं के साथ मिलकर काम करता है। दोस्तों ये विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना 1961 में की गई। भोजन एवं कृषि संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपने मुख्यालय कहाँ? रोम। और रोम कहाँ है दोस्तों? इटली में। तो आपको याद रखना है कि 1961 में इसकी स्थापना की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम में। और रोम जो है इटली का दोस्तों एक शहर है। तो आपको याद रखना है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? इटली के रोम में। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का सदस्य भी है यह संगठन, जो कि सतत विकास लक्ष्य, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसको बोलते हैं, उसको पूरा करने के उद्देश्य तथा संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा में संगठन का एक गठबंधन है। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय समुदाय जो है 2030 तक भूखमरी को समाप्त करने, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने एवं पोषण में सुधार करने के लिए कमिटेड है। जो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय समुदाय है, जो पूरा विश्व है, वह चाहता है और कमिटेड है, जो कि प्रतिबद्ध है कब तक के लिए? 2030 तक के लिए। क्या क्या करने के लिए? अंतरराष्ट्रीय जो भूखमरी है उसको समाप्त करने के लिए, खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए और पोषण स्तर में सुधार करने के लिए भी। दोस्तों WFP जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वह 120 से अधिक देशों और क्षेत्रों में संघर्ष के कारण जो बिखराव पैदा हुआ है और उसके कारण जो निराश लोग हैं उन्हें जीवन रक्षक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराता है WFP। दोस्तों WFP के बाद अगला महत्वपूर्ण हमारा जो संगठन है वह है खाद्य एवं कृषि संगठन। तो देख लेते हैं कि फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना कब हुई थी। दोस्तों खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना वर्ष 1945 में की गई। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष जो है एजेंसी है। दोस्तों प्रत्येक वर्ष विश्व में 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। दोस्तों विश्व खाद्य संगठन की जो स्थापना की वर्षगांठ है उसी की याद में जो है 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यह संयुक्त राष्ट्र के खाद्य सहायता संगठनों में से एक है और यह कहाँ स्थित है दोस्तों? FAO दोस्तों इटली के रोम में स्थित है। और FAO की कुछ महत्वपूर्ण पहलें हैं उसको देख लेते हैं। दोस्तों इसकी महत्वपूर्ण पहलों में है विश्व स्तरीय महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली और विश्व में मरुस्थलीय टिड्डी की स्थिति पर नजर रखने का भी काम करता है FAO। और FAO दोस्तों WHO के खाद्य मानक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के मामलों के संबंध में कोडेक्स एलिमेंट्रिक्स आयोग के लिए भी उत्तरदायी निकाय है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। दोस्तों खाद्य और कृषि के लिए जो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं उन पर अंतरराष्ट्रीय संधि को वर्ष 2001 में FAO के 31वें सत्र में अपनाया गया था। तो ये चीज आपको याद रखना है। दोस्तों अब हम बात करेंगे द फेमस WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। तो आइए देख लेते हैं कि विश्व व्यापार संगठन क्या है। दोस्तों जो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय वह जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, आपको याद रखना है। और WTO को दोस्तों वर्ष 1947 में संपन्न
एक समझौता था जिसको याद रखना है कि उस समझौता का नाम है दोस्तों गैट, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और उस समझौते का पूरा नाम है दोस्तों प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, यानी कि गैट के स्थान पर इसको अपनाया गया था। तो डब्ल्यूटीओ को 1947 में दोस्तों जो संपन्न हुआ था गैट, उसके स्थान पर डब्ल्यूटीओ को अपनाया गया था। दोस्तों डब्ल्यूटीओ के निर्माण की पृष्ठभूमि गैट के उरुग्वे दौर, जो कि 1986 से 1994 तक चला था, उसकी वार्ता में तैयार हुई तथा 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ द्वारा कार्य शुरू किया गया। तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना जब आपसे पूछी जाए तो आपको याद रखना है कि इसकी एक पूर्ववर्ती संस्था थी गैट, जिसको प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता बोला जाता था, उसी के स्थान पर डब्ल्यूटीओ को अपनाया गया था। तो 1 जनवरी 1995 से डब्ल्यूटीओ ने काम करना शुरू किया था। तो इस तिथि को आपको याद रखना है। दोस्तों यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस समझौते के तहत डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी, उस समझौते को दोस्तों मराकेश समझौता के नाम से जाना जाता है। सॉरी, मार्केश या मराकेश ऐसे कुछ करके है, तो आप सही प्रोनाउंसिएशन थोड़ा देख लेना, लेकिन फिर भी मैं आपको जहां तक अपनी तरफ से क्लियर कर देता हूं, इसको मराकेश बोलते हैं। तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना जिस समझौते के तहत हुई, उस समझौते को मार्केश या मराकेश समझौता कहा जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। और 1994 में दोस्तों मोरक्को के मराकेश में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। तो मराकेश कहां पे है? मोरक्को के अंदर। दोस्तों डब्ल्यूटीओ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो देशों के मध्य व्यापार के नियमों को भी विनियमित करता है। तो आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल ट्रेड के जो रूल्स हैं उनको रेगुलेट करने का काम करता है हमारा डब्ल्यूटीओ। दोस्तों गैट और डब्ल्यूटीओ में जो मुख्य अंतर है, आइए उसको देख लेते हैं कि गैट और डब्ल्यूटीओ, जो पहले गैट था वो अब डब्ल्यूटीओ है, और उन दोनों के बीच मुख्य जो अंतर है वह क्या है, आइए देख लेते हैं। दोस्तों अगर गैट और डब्ल्यूटीओ के मुख्य अंतर की बात करें तो गैट जहां ज्यादातर वस्तुओं के व्यापार को विनियमित करता है, वहीं पर डब्ल्यूटीओ और इसके समझौतों में न केवल वस्तुओं को बल्कि सेवाओं और अन्य बौद्धिक संपदाओं जैसे व्यापार चिन्हों, डिजाइनों और आविष्कारों से संबंधित व्यापार को भी शामिल किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि गैट के अंदर सिर्फ ज्यादातर वस्तुओं के व्यापार को रेगुलेट किया जाता था, और डब्ल्यूटीओ के अंदर दोस्तों इसमें न केवल वस्तुओं को बल्कि जो सर्विसेज हैं उनको, और जो हमारे जो प्रॉपर्टी राइट होते हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार, उनको भी संरक्षित करने का जो काम है वह डब्ल्यूटीओ के अंदर किया जाता है। तो सीधा सीधा आपको याद रखना कि गैट के अंदर ज्यादातर वस्तुओं के व्यापार को विनियमित किया जाता था, और डब्ल्यूटीओ के अंदर जो है दोस्तों वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं के व्यापार को भी रेगुलेट करने का काम किया जाता है। और डब्ल्यूटीओ के अगर मुख्यालय की बात करें तो दोस्तों स्विट्जरलैंड के जेनेवा में डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय है। दोस्तों डब्ल्यूटीओ के अंदर यूरोपीय संघ सहित 164 सदस्य देश शामिल हैं। दोस्तों डब्ल्यूटीओ में यूरोपीय संघ के साथ 164 सदस्य देश जो हैं, उनके साथ साथ ईरान, इराक, भूटान, लीबिया और 23 अन्य देशों को पर्यवेक्षक का दर्जा भी डब्ल्यूटीओ के अंदर दिया गया है। दोस्तों जो अपना देश भारत है उसे वर्ष 1947 में गैट तथा डब्ल्यूटीओ का संस्थापक सदस्य देश बनाया गया। तो भारत, आपको याद रखना है कि डब्ल्यूटीओ और गैट का संस्थापक सदस्य देश है अपना भारत। दोस्तों अब बात करेंगे हम अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जो है संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है, और दोस्तों इसके अंदर यह श्रम मानक निर्धारित करने, नीतियों को विकसित करने और सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए समान कार्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार करने के लिए 187 सदस्य देशों के साथ काम करता है। तो आपको याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और हमारा जो ILO उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वह एक यूनाइटेड नेशन की त्रिपक्षीय संस्था है। वह श्रम मानक जो होते हैं उनको निर्धारित करने,
नीतियों को विकसित करने, सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए समान कार्यों को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार करने के लिए 187 सदस्य देशों को एक साथ लाता है और उनके साथ काम करता है। दोस्तों, आईएलओ को 1969 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को नोबेल के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो नोबेल शांति पुरस्कार आईएलओ को कब दिया गया? 1969 में। तो ये चीज आपको याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है 1969 में। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात है, 1919 में वर्साई की संधि, ये चीज आप याद रखना है कि 1919 में जो वर्साई की संधि हुई वह संयुक्त राष्ट्र की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया। 1919 में वर्साई की संधि के द्वारा संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी के रूप में आईएलओ यानी कि अंतरराष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किया गया। कब? तो ये चीज आपको याद रखना है कि 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी पहली विशिष्ट एजेंसी बनी और इसका मुख्यालय दोस्तों जिनेवा में है, जो कि द फेमस स्विट्जरलैंड का एक शहर है जिनेवा। तो अंतरराष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय दोस्तों कहां पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आइए अब बात करेंगे हम दोस्तों यूएनएचआरसी की, यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की जो मानवाधिकार परिषद है वह एक संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर सरकारी निकाय है जो दुनिया भर में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण की मजबूती करने हेतु जिम्मेदार है। तो आपको याद रखना है कि यूएनएचआरसी का जो कामकाज है वह दुनिया भर में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण को मजबूत करने के लिए काम करता है। दोस्तों, यूएनएचआरसी परिषद का गठन जो है 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था। इसने मानवाधिकार पर पूर्व संयुक्त राष्ट्र आयोग का स्थान लिया है। दोस्तों, मानवाधिकार हेतु उच्चायुक्त कार्यालय का मानवाधिकार परिषद के सचिवालय के रूप में काम करता है। तो उच्चायुक्त का कार्यालय जो है मानवाधिकार परिषद का OHCHR, उसको मैंने आपको पहले वीडियो में इसके जो अंतरराष्ट्रीय संगठनों वाला जो अभी पिछला वीडियो था उसके अंदर मैंने अच्छे से बात की है, उसको जाकर आप जरूर देखना। दोस्तों, OHCHR जो है, जो कि उच्चायुक्त कार्यालय है, उसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। दोस्तों, इसका गठन 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों से मिलकर हुआ जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र जो यूएनओ है हमारा, वह मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण में भागीदार राज्यों के योगदान के साथ साथ इस संबंध में उनके द्वारा की गई स्वैच्छिक प्रतिज्ञाओं और प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखने का काम करता है। दोस्तों, अब बात करेंगे हम ह्यूमन राइट्स वॉच की। एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय जो है स्वयंसेवी संगठन है, उसकी आइए बातचीत हम लोग विस्तार से करते हैं। दोस्तों, जो आपका ह्यूमन राइट्स वॉच है उसकी स्थापना 1978 में न्यूयॉर्क में की गई है और न्यूयॉर्क जो है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। ह्यूमन राइट्स वॉच जो है दोस्तों वह मानवाधिकारों की वकालत अनुसंधान करने वाला एक स्वयंसेवी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। दोस्तों, यह अमेरिका का सबसे बड़ा और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार का संगठन है। दुनिया भर की मीडिया का ध्यान मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर खींचता है। साथ ही दोस्तों, ह्यूमन राइट्स वॉच बारूदी सुरंगों पर रोक लगाने, बाल सैनिकों का प्रयोग करने और अंतरराष्ट्रीय दंड न्यायालय स्थापित करने के लिए अभियान चलाता है। तो ये यहाँ जो बाल सैनिकों का प्रयोग करने की बात की गई है उसको न करने की आप याद रखना कि बाल सैनिकों का प्रयोग न करने, अंतरराष्ट्रीय दंड न्यायालय स्थापित करने और बारूदी सुरंगों पर रोक लगाने के लिए भी ये संस्था काम करती है। दोस्तों, अब हम बातचीत करेंगे एमनेस्टी इंटरनेशनल की, जो कि कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है अभी तक और बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। इसको आप थोड़ा सा अच्छे से केयरफुली देखना। दोस्तों, एमनेस्टी जो इंटरनेशनल है उसकी स्थापना 28 मई 1961 को कहाँ की गई? लंदन में। और लंदन कहाँ है दोस्तों? यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन।
यह एक दोस्तों स्वयंसेवी संगठन है एमनेस्टी इंटरनेशनल। दोस्तों यह पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है तथा मानवाधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट तैयार करता है और इन्हें प्रकाशित भी करवाता है। दोस्तों इसका ज्यादा जोर जो है सरकारों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार पर होता है, इसलिए कभी कभी एमनेस्टी इंटरनेशनल सरकारों के रडार पर भी होता है। दोस्तों एमनेस्टी इंटरनेशनल को 1977 में शोषण के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आपने दोस्तों एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो है चर्चा अच्छे से देखी और ये बहुत अच्छा संगठन है एमनेस्टी इंटरनेशनल, और ये दोस्तों कई जो है परीक्षाओं के अंदर जो है पूछा जा चुका है। तो आप इस संगठन को कम से कम अच्छे से रेडी करना। और दोस्तों अभी तक जो भी संगठन हमने वीडियो के अंदर डिस्कस किए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं दावा करता हूं कि अगर संगठनों वाला जो 2 वीडियो अगर आपने देख लिया, ये और बाकी जो संगठन जिसमें डिस्कस किए गए हैं, मैं दावा करता हूं कि कोई भी परीक्षा के अंदर आने वाला अंतरराष्ट्रीय संगठनों से एक भी क्वेश्चन आपसे आपकी नजरों से बच के नहीं जा सकता। ये मेरा दावा है, और अगर बच के चले जाए तो फिर आप कहना। कम से कम दोस्तों इन वीडियो को 2-2, 3-3 बार देखा करिए, जिससे कि आपको अगर कोई चीज 1 या 2 बार में आपसे छूट जाए तो तीसरी बार कम से कम वो चीज क्लियर हो। तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय संगठनों वाले चैप्टर से आज जो है ये अंतिम वीडियो है, और इस वीडियो में दोस्तों हमने बहुत ही महत्वपूर्ण संगठनों को लिया। अब दोस्तों आपका समकालीन विश्व राजनीति की किताब का जो अध्याय है अंतरराष्ट्रीय संगठनों वाला 6ठा अध्याय, वह खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। और दोस्तों अब जो हम बातचीत करने वाले हैं, अब जो है बातचीत करेंगे थोड़ा सा शांति की, और समकालीन विश्व में जो सुरक्षा है उसको कैसे इंश्योर किया जाए। तो 6 चैप्टर अभी तक आपके खत्म हो चुके हैं। अब हम 7वें चैप्टर की ओर अगले वीडियो के अंदर बढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि जो इस चैनल पर वीडियोस अपलोड होते हैं वे आपको सबसे पहले मिले, उनका नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपके फोन पर चला जाए, जिससे आप वीडियो सबसे पहले देखकर इसका लाभ प्राप्त करें। तो दोस्तों यहीं पर अब वीडियो का एंड करना चाहूंगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। ठंड बढ़ चुकी है, और ठंड में जो है अपना अच्छे से रूम पे रह के पढ़ाई वढ़ाई कीजिए, और कहीं बाहर मत टहलिए, क्योंकि अगर ठंड लग गई तो तबीयत खराब होगी, और तबीयत खराब होने से आपका 10-12 दिन बर्बाद हो सकता है, और आपको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए आप चुप मार के घर में बैठे रहिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए, निरंतर अपने जीवन को बनाने के लिए काम करते रहिए। तो दोस्तों अब जो है मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, और अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे समकालीन विश्व में सुरक्षा पर बातचीत करते हुए। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।